नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं आक्रोश का परवाज, जेन अल्फा की आवाज। एक दौर था जब अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर कर्मचारी उतरते थे, मजदूर उतरते थे, महिला संगठन उतरते थे। और हाल के दिनों में अपने हक की लड़ाई के लिए आपने युवा पीढ़ी यानी जैन जी को भी अपने अधिकारों और भविष्य के सवालों को लेकर आंदोलन करते देखा है। लेकिन अब तस्वीरें जो है वो बदल रही हैं। अब उन नन्ही आंखों में भी सवाल हैं जो अभी स्कूल की किताबों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। अब जेन अल्फा यानी 2013-14 के आसपास जन्मी वो पीढ़ी जो प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रही है, स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि हमारी आवाज भी सुनी जाए। आजमगढ़ में बच्चे स्कूल के सामने बैठकर शिक्षकों की कमी और फीस वसूली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई छात्राएं आरोप लगा रही हैं कि शिकायत करने पर उन्हें धमकाया गया है। कहीं बोर्ड परीक्षा सिर पर है, लेकिन कई विषयों के शिक्षक ही स्कूल में नहीं है। इसको लेकर छात्र जो है आंदोलित हैं। कन्नौज में स्कूल परिसर तालाब बना हुआ है। घुटनों तक पानी के बीच पढ़ाई कैसे हो, यह सवाल बच्चों के सामने है। जहरीले जीवों का खतरा अलग से है। सरकारी दस्तावेज तक पानी में भीग चुके हैं। और उज्जैन जो है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में छात्राएं अपने स्कूल को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने को लेकर विरोध कर रही हैं और विरोध के स्वरूप कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई। खटीमा, हमीरपुर, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, अलवर और अब उज्जैन, अलग अलग जगहों की तस्वीरें एक बड़ा सवाल पूछ रही हैं कि क्या स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है कि जिन हाथों में किताबें और पेंसिल होनी चाहिए, उन हाथों में अब तख्तियां हैं। जिन बच्चों को शिक्षक के सामने सवाल पूछना चाहिए, उन्हें व्यवस्था से सवाल पूछने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या यह सिर्फ बच्चों का गुस्सा है या फिर उस शिक्षा व्यवस्था का आईना जहां शिक्षक नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, लेकिन फीस और दावों की कोई कमी नहीं है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश ने कर्मचारी संगठनों के आंदोलन देखे, मजदूरों की आवाज सुनी, महिलाओं के संघर्ष देखे और हाल के वर्षों में जनरेशन जी के युवाओं को अपने हक और भविष्य के लिए सड़कों पर उतरते भी देखा। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि अब अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले वो बच्चे हैं जिन्हें हमने अब तक सिर्फ स्कूल की कक्षा, किताब और खेल के मैदान में देखा है। ये है जनरेशन अल्फा। और सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पढ़ने लिखने की उम्र में इन बच्चों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ बच्चों के प्रदर्शन की नहीं है, ये उस बेचैनी की तस्वीर है जो स्कूल की चार दीवारी से निकलकर अब सड़क तक पहुंच गई है। इन मासूम चेहरों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन हाथों में तख्तियां हैं। चेहरों पर पढ़ाई का उत्साह होना चाहिए था, लेकिन सवाल। यूपी के आजमगढ़ में छात्र छात्राएं अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी और फीस से जुड़े सवालों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। आरोप है कि कॉलेज में कई विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं, जबकि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। यानी जिन बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें अपने शिक्षकों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। वो नहीं है कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। नाम क्या फिर से बोलो। यही पढ़ाती है, हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, हम लोग बोले कि तुम लोग फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं। फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर, फीस ले रहे लोग, 6 महीने का फीस लिया, उसे 812 रुपए। एडमिशन करवाए, फॉर्म लिए 650।
प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए शिक्षक चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है और बच्चों ने जो नारा लगाया वो इस पूरे मामले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे केमिस्ट्री की किताब में रासायनिक समीकरण हल करने चाहिए, उस उम्र में बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसे पढ़ाने वाला शिक्षक कहाँ है। ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं, ये उस भरोसे का सवाल है जो बच्चा अपने स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर करता है। और अब तस्वीर देखिए कन्नौज के छिबरामऊ इलाके के अकबरपुर की। यहाँ तेज बारिश के बाद सरकारी कंपोजिट विद्यालय का परिसर ही नहीं, स्कूल के कमरों तक में घुटनों तक पानी भर गया है। बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं, कक्षाएं प्रभावित हैं और पानी में सरकारी दस्तावेज भी खराब हो गए। जर्जर भवन के बीच बच्चों के लिए सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले जीवों को खतरा भी बना हुआ है। शिक्षक खुद पानी में उतरकर जल निकासी की कोशिश करते दिखाई दिए हैं। प्रधानाचार्य का दावा है कि अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। फिलहाल बच्चों को पंचायत कार्यालय में पढ़ाने की बात कही गई है। तो विद्यालय में पानी भरा, ये सब बच्चे हमने इतने प्रयास करे, डीएम साहब को दिए, डीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे काली पन्नौदा बीएसए साहब सब मिल के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा। हम क्या कराएं? हम तो प्रधान आते जेसीबी चला पानी निकासी करा रहे, और कब तक कराए निकासी? ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बनाए, करीब करीब 500 मीटर नाला है। स्थायी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए, पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग उनने कहा, सबने कहा, हमने अपने 3 बार तहसील दिवस में दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 300 बच्चा पढ़ रहे हैं, जूनियर और प्राइमरी 2 कम्युनिटी विद्यालय है। तो ये पानी बारिश में भरता है कि वैसे केवल बारिश है? सांप कीड़ा भी रहते होंगे इसमें? बिल्कुल रहते हैं। हमने आई बार का नाला बनाए थे, उन्हें सुनी नहीं रहे। बिल्डिंग इसकी जर्जर हो गई, पानी टपकता है। बिल्डिंग गिर जाएगी, बच्चे को हादसा हो जाएगा। एक तरफ स्कूलों को मॉडल बनाने के दावे, दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल में घुटनों तक पानी। एक तरफ बेहतर शिक्षा की बात, दूसरी तरफ कहीं शिक्षक ही नहीं, कहीं बुनियादी सुविधाएं नहीं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर बच्चों से किस भविष्य की उम्मीद की जा रही है। और ये तस्वीर सिर्फ आजमगढ़ और कन्नौज तक सीमित नहीं है। खटीमा, हमीरपुर, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, अलवर और अब उज्जैन, देश के अलग अलग हिस्सों से स्कूली बच्चों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने की तस्वीरें सामने आ रही। उज्जैन में छात्राएं अपने स्कूल को दूर नई बिल्डिंग में शिफ्ट किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। यानी बच्चे स्कूल जाने की सुविधा को लेकर प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गए। सवाल बेहद सीधा है, क्या स्कूल की दूरी बढ़ने से इन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी? इसे सिर्फ बच्चों का आंदोलन कहकर नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे छिपे सवाल बेहद गंभीर हैं। क्या स्कूल में बच्चों की बात सुनी गई? क्या अभिभावकों की शिकायतों पर कार्रवाई हुई? क्या शिक्षक की कमी समय रहते दूर नहीं की जा सकती? क्या सुरक्षित भवन और बुनियादी सुविधाएं बच्चों का अधिकार नहीं? ये वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन के दौर में बड़ी हो रही है, जिसने दुनिया को अपनी हथेली पर देखना शुरू किया है। जानकारी तक पहुँच पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए शायद ये बच्चे अब सिर्फ शिकायत करके चुप बैठने को तैयार नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और जरूरत पड़ने पर प्रशासन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद गंभीर है, बच्चों को आंदोलन करना सीखने से पहले व्यवस्था को बच्चों की सुननी होगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से निकलकर सड़क पर अपनी पढ़ाई का हक मांगने लगे तो ये बच्चों की जीत या हार का सवाल नहीं, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा आईना है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आज कई सवाल हैं और आखिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम जेन अल्फा कह रहे हैं, ये आखिर आंदोलन के लिए क्यों आक्रोशित हो रहे हैं और आक्रोश इनके अंदर क्यों है? अभी तक हमने जो आंदोलन देखे हैं वो कर्मचारियों के आंदोलन देखे हैं और तमाम जो है संगठनों के आंदोलन देखे हैं, लेकिन अब ये आंदोलन जो है वो जेन अल्फा का आंदोलन देखने को मिल रहा है। अब ये बच्चे भी आंदोलित होकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इन सवालों के जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। पवन रावत जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सपा नेता, हमारे साथ, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी, सीजीपी समर्थक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हितेश कौशिक जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक संघ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मोनिका शर्मा जी, अभिभावक और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में। उत्कर्ष पाठक, जेन अल्फा, हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही अमित यादव, छात्र हैं, हमारे साथ
चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए हम उन सवालों का आज जवाब हम तलाशेंगे जो बच्चे आज कर रहे हैं, चाहे आजमगढ़ के बच्चे हों, चाहे उज्जैन के बच्चे हों और चाहे देश के अन्य जगहों के बच्चे हों। लेकिन ये इन बच्चों के मासूम चेहरे जरूर हैं, लेकिन सवाल गंभीर हैं। और सवाल ये कि आखिर बुनियादी सुविधाएं उनको क्यों नहीं मिल पा रही हैं। पवन रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन रावत जी, आप अभी तक कर्मचारियों के आंदोलन, महिला संगठनों के आंदोलन, तमाम संगठनों के आंदोलन देश ने देखे हैं, प्रदेश ने देखे हैं, लेकिन अब कुछ नया हो रहा है। अब वो पीढ़ी जो 2013, 14, 15 में जन्मी है और वो स्मार्ट मोबाइल फोन वाली जो पीढ़ी जिसको कहा जा रहा है, और ये जो पीढ़ी है, अब ये पीढ़ी आंदोलित हो रही है। आखिर इन बच्चों को आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इनकी मांगे पूरी, जो जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन चीजों को व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है, तो व्यवस्था इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही? व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है जिन सवालों को लेकर ये बच्चे आंदोलित हो रहे हैं? अभी तक जेन जी जो है आंदोलन कर रहा था, अब ये जेन अल्फा जो 12-14 साल के बच्चे हैं, अब ये भी आंदोलित हो रहे हैं। इनको पता चल गया है कि शायद अब बिना आंदोलन के उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो उनका हक है। पवन जी नमस्कार। मानस जी नमस्कार। सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण आज आप ये विषय लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज जब ये आपका शो खत्म होगा तो एक सार्थक चर्चा हम लोगों के बीच में निकल के आएगी, राजनीति से परे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आंदोलन होना, अपनी चीजों को मांगना, उसके लिए आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब? हर चीज की एक आयु होती है और हर चीज का एक विषय होता है। अगर मानिए कोई विषय है और अगर मानिए कोई दिक्कतें हैं, तो अगर ये छोटे बच्चे अगर आगे निकल करके आ रहे हैं तो मैं इनका कहीं भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इन लोगों को बहुत सारी चीजें मनोज जी नहीं पता है, इनके दुष्परिणाम नहीं पता है इसके। क्योंकि आज ये मानिए किसी चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें लगता है अगर हमारी किसी चीज को लेकर के कोई चीज हमारे आगे कोई झुक जा रहा है तो उनके अंदर एक आदत बन जाएगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं मनोज जी, आपने देखा होगा, वो माँ बाप के आगे जिद करते हैं और फिर माँ बाप अगर मानिए उनकी बात मान लेते हैं तो वो उनकी हठधर्मिता बन जाती है। अगर कोई भी समस्या है, मैं स्वागत करता हूँ समस्या को उनके माँ बाप उठाएं, या और जो एक स्तर के लोग हैं, मतलब एक आयु वर्ग के लोग हैं। जेन जी का जो आंदोलन था मनोज जी, वो कहीं तक समझ में आता है, लेकिन जेन अल्फा मतलब आप समझिए बहुत छोटे बच्चे हैं और इनको इन सब चीजों का सही गलत नहीं पता है। तो ये जो ब्रेन वॉश जो ये किया जा रहा है, अभी तक हम देखते थे कि कुछ हमारे कुछ देशों में आतंकी के रूप में बच्चों को तैयार किया जाता था, ब्रेन वॉश करके उन्हें आगे धकेल करके और पीछे कुछ लोग अपने मंसूबे कामयाब करते थे। ये आने वाले समय के लिए आप राजनीति से परे आप एक विषय को समझिए, जो मैं एक विषय कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति से परे, इसमें राजनीतिक विषय नहीं है। इतने छोटे बच्चे अगर किसी बात को लेकर के अगर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं या सड़क पर आ रहे हैं, निश्चित परेशानियां हैं, सारी चीजें हैं और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर, शिक्षकों को लेकर हितेश जी आ रहे हैं, हितेश जी आ रहे हैं, हितेश जी हम आ रहे हैं भाई, हितेश जी आपके पास आ रहे हैं, सवाल लेकर आपके पास आ रहे हैं हितेश जी। पवन जी कंप्लीट करें, पवन रावत जी कंप्लीट करें। 12-13 साल का बच्चा, कोई 12-13 साल का बच्चा, मानिए मेरा ही बेटा क्यों ना हो, और वो इस प्रकार से आंदोलन में चले जाए, उसे सही गलत नहीं पता है, वहां उसके साथ में कोई अप्रिय घटना हो जाए, कोई उसके साथ में कोई गलत काम कर दे, ये लोग तो पीछे से पीछे निकल जाएंगे, जो नेता है या जो उनको भड़का रहे हैं। वो बेचारा 12-13 साल का बच्चा, उस पर क्या उस वक्त बीतेगी, या मानिए उसके हाथों कोई गलती हो जाती है तो वो तो जिंदगी भर उसका परिणाम नहीं। पवन रावत जी, ये बच्चे कहीं आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, ये अपने स्कूल के बाहर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारी परीक्षाएं आ रही, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है। आजमगढ़ में जो बच्चे आंदोल कर रहे हैं, उज्जैन में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि उनका स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आप समझिए, आज वो कक्षाओं से बाहर निकले हैं, कल को जब उनको पुशअप किया जाएगा तो वो सड़कों पर निकलेंगे। हमने जैन जी का आंदोलन, अभी हमने सीजीपी का आंदोलन देखा, उसने किस प्रकार का रूप अख्तियार कर लिया। बच्चों के आंदोलन में किस प्रकार की चीजें वहां पर हुई, लेकिन पवन रावत जी, जब हम और आप, जब अभिभावक और व्यवस्था इन बच्चों की आवाज नहीं सुनेंगे, उनकी जो बुनियादी जरूरतें वो पूरी नहीं होंगी, तो मजबूर होकर बच्चे जो है ये बाहर निकलेंगे, स्कूल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये स्मार्टफोन के युग के बच्चे हैं। उनको सारी हकीकत मोबाइल पर दिखती है कि हमको क्या मिलना चाहिए।
मनोज जी, मैं इसका भी कारण आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं शिक्षकों और विद्यार्थियों में, शिक्षकों और माता पिता और बच्चों में संवाद की कमी है। आजकल बच्चे अपनी समस्याएं, अपनी चीजें, क्योंकि माता पिता इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, उन्हें हर चीज का, समस्या का समाधान लगता है कि बच्चे को मोबाइल दे दो। अब आप समझिए, इंटरनेट में एक 10 साल का बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, क्या वो उसके दिमागी परिपक्वता के लायक भी है कि नहीं है, क्या उन सब चीजों को समाहित करने के लिए उस स्तर का उसका दिमाग अभी तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी तो आप समझिए ना। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप। ये एक विषय हो सकता है कि तमाम ऐसी चीजें, गलत सिम्टम है आगे के लिए। हाँ, ये राजनीति नहीं है, ये बहुत सोचने लायक विषय है। जी ठीक कह रहे हैं आप पवन रावत जी। हम आएंगे दोबारा से आपके पास। आप ठीक कह रहे हैं, तमाम इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या देखने की जरूरत है। लेकिन इन बच्चों के सवाल बहुत गंभीर हैं। और हितेश कौशिक जी का हम रुख कर लेते हैं। हितेश कौशिक जी, आज ये जैन अल्फा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक जो आंदोलन जिनकी मैंने चर्चा की, तमाम आंदोलन हमने देखे, देश ने देखे, प्रदेश ने देखे, लेकिन आज ये छोटे छोटे बच्चे, इसको जागरूकता कहेंगे या स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन के युग में ये बच्चे अतिरिक्त जागरूक हैं, इनको अपने अधिकार पता है, या ये इंस्पायर हो रहे हैं जैन जी से कि देखिए हमारे जो बड़े हैं वो आंदोलन करके वो अपने हक मांग रहे हैं, तो हमको भी मांगना चाहिए। हितेश कौशिक जी, हितेश जी आप सुन पा रहे हैं? हितेश जी, मेरा सवाल आपसे है। अभी आप बीच में बोल रहे थे, अब मेरा सवाल आपसे, जवाब दे दीजिए। हितेश जी, क्या आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं? चलिए ठीक है, हितेश जी के पास हम दोबारा जाएंगे। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीजेपी समर्थक हैं मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, आज ये बच्चे जिनको जैन अल्फा कहा जा रहा है, ये बच्चे क्या लगता है आपको क्यों आंदोलनरत हैं? जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि उनके स्कूलों में पानी भरा हुआ है, तमाम जगह बैठने की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर ये छात्र आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं। कहीं डीएम के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कहीं अधिकारियों के सामने वो सवाल जवाब कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों आन पड़ी है? क्यों ये बच्चे किताबों को छोड़कर हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं? मनोज यादव जी, क्या मेरी आवाज पैनलिस्ट को मिल रही है? मनोज यादव जी, मेरा सवाल आपसे। मनोज जी, हाँ जी, मनोज यादव जी फोन अनम्यूट करके अपनी बात कंप्लीट करें। मनोज यादव जी, आपको आवाज मिल रही है, फिर अपना जवाब दे दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल। देखिए, जब से भारत आजाद हुआ है, समय समय पर प्रदर्शन होते रहे हैं, आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर सीजी पे बच्चों ने, जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, वो किस परिस्थितियों के अंदर हुआ, किस तरह से हर साल दर साल नीट की परीक्षाएं, पेपर लीक हुए और आखिर मजबूर होकर बच्चों को जंतर मंतर पर आना पड़ा जी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो यहाँ पर मजबूर क्यों हुए। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता, जो अभी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अगर आप ये इस बात को ये कहते हैं कि अगर बच्चों की बात अगर आप माता पिता मान लेंगे तो वो गलत राह पे जाएंगे, तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर बच्चा घर में कोई चीज मांगता है और उसकी बात जायज है तो उस मांग को जरूर मानना चाहिए। और जब बच्चा तभी मांगता है जब उसको कोई चीज की कमी महसूस होती है, तभी वो बच्चा मांगता है। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर 14 साल 15 साल के बच्चे अगर किसी चीज को मांग रहे हैं, अगर मान लीजिए स्कूल के अंदर पानी पीने का नहीं है, सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पुस्तक नहीं है, टीचर नहीं है, अगर उनको मांगना देशद्रोह है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक आदत हो चुकी है कि आज से पहले जब भी किसी बात को, कोई भी वर्ग किसी बात को कहता है तो उसी तरह से उसको डिनाई किया जाता है, उसी तरह से उनको देशद्रोही का तगमा दे दिया जाता है। और अब तो इतनी शर्म की ये बात आ चुकी है कि छोटे बच्चे जो 12-14 साल के, 15 साल के बच्चे, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो किस पार्टी के मेंबर हैं उसका कोई लेना देना नहीं है,
उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अगर निश्चित वो रूप से बच्चे पीने के पानी की मांग करते हैं, शिक्षा की बात मांग करते हैं, तो आज वो इनको भी ये कह रहे हैं कि वो गलत रास्ते पे जा रही हैं। और ये तो ठीक है, ठीक है मनोज जी, डिजिटल इंडिया की मनोज जी आपकी बात आ गई। हितेश कौशिक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हितेश कौशिक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज जी आपकी बात आ गई, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हितेश जी को मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर देना चाहता हूँ जी। कि जब डिजिटल इंडिया की बात होती है, जब देश के अंदर कोविड लगा था, बंद हो गए थे, होम टू वर्क हो गया था, ऑफिस लैपटॉप। चलिए ठीक है मनोज यादव जी, कुछ नेटवर्क का व्यवधान है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही, दोबारा से आपके पास आएंगे। जेन अल्फा हमारे साथ, उत्कर्ष पाठक छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं मनोज जी आपकी बात आ गई, मनोज जी फिर से आएंगे, काफी बड़ा पैनल है मनोज जी, सबको समय देना जरूरी है। उत्कर्ष पाठक, आप छात्र हैं, अपनी जो मांगों को लेकर आप लोगों को क्यों आखिर क्या आपके अभिभावक नहीं सुनते हैं, शिक्षक नहीं सुनते हैं? आप अपने स्कूल के बाहर या सड़कों पर आप लोग क्यों उतरने के लिए मजबूर हैं? व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं? उत्कर्ष पाठक, देखिए जैसे पवन रावत जी ने बोला कि बच्चों का यूं अलग ढंग प्रकार से कलेक्ट्रेट या विभिन्न ऐसे प्रशासनिक स्थलों पर जाके घेराव करना, देखिए मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अगर बच्चा 15 साल का है या 16 साल का है या उससे भी अधिक है, तो बच्चे के अंदर पूर्णतः मैच्योरिटी आ जाती है। बच्चा अच्छे गलत अपने राइट टू एजुकेशन को पूर्णतः जानता है। आप बताइए, अगर आप सशक्त शिक्षण स्थल और छात्रों को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो आप पहली बात तो आप गुड इंफ्रा का निर्माण नहीं कर रहे। ये क्षेत्रीय समस्या है, केंद्रीय समस्या तो पेपर लीक की बहुत पहले ही हो चुकी है। और आपने छात्रों का जिस प्रकार शोषण किया, उसके बाद क्षेत्रीय समस्याएं जैसे क्लासों में पानी भर रहा है, जंगली जीव जंतु पानी से भरे कक्षाओं में घूम रहे हैं, टीचर्स वगैरह अनुपलब्ध है, ऐसे तमाम आजमगढ़ के ऐसे फीस अधिक है, ये सब क्षेत्रीय मुद्दे वर्तमान उत्तर प्रदेश में ऊपर उठकर आ रहे हैं। आप बताइए, आपको 15 साल हो गया इस गवर्नमेंट पे, आप बोलते हैं पहले की गवर्नमेंट ने 70 सालों में क्या किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पवन रावत जी की आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा इंफ्रा निर्माण कर दिया जिससे आज बच्चों को राइट टू एजुकेशन के अधिकार का नहीं उत्कर्ष पाठक जी, उत्कर्ष पाठक जी, ये तो सवाल हम पूछ लेंगे। आप बताइए कि आप लोग आंदोलित क्यों हैं? आप लोग क्या क्या सुविधाएं आपको जो नहीं मिल पा रही स्कूलों में, क्या व्यवस्थाएं हैं? उत्कर्ष, स्कूलों में सुविधाएं तो सबसे पहले देखिए ना अच्छा फर्नीचर है, दूसरी चीज ना नियमित कक्षाएं चलती हैं, और दूसरी चीज जो शिक्षा के लिए बजट आता है उसका पूर्णतः क्रियान्वयन नहीं होता, ना शिक्षा पर खर्च होता है, ना मूलभूत ढांचों की। अभी हालिया यही हमीरपुर में ही जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहां पर ऐसे स्कूल है जहाँ कीचड़ों पे सड़क लबालब बरसात के मौसम में ऐसे छात्र जा रहे हैं, और जंगली जीव जंतुओं को हमारे बताइए कैसे जाए वो स्कूल जाए और कैसे शिक्षा ग्रहण करें। ऐसी स्थिति जब निरंतर बनी रहेगी तो शिक्षा को कैसे प्रासंगिकता मिल पाएगी, बताइए आप। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इन बच्चों के सवाल जो है, इन्हीं सवालों के जवाब इन बच्चों को मिलने चाहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अन्य मेहमानों का रुख करेंगे कि आखिर ये छोटे बच्चे सवाल करने के लिए मजबूर हैं। उनके सवाल करने से पहले हम जो अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। एक बार फिर से आपका स्वागत है, और जनहित में आज हम बात करें आक्रोश का परवाज, जेन जी अल्फा की आवाज। और सीधे चर्चा का रुख कर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हितेश कौशिक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको 2 बार मैंने सवाल करने का प्रयास किया, लेकिन शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा सवाल है, क्या अभिभावक जो है बच्चों के इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? पहले क्या होता था कि हम इस तरीके की चर्चा जब करते थे, बच्चे घर पर शिकायत करते थे, फिर अभिभावक जाकर स्कूल में शिकायत करते थे। आज ये बच्चे खुद जो है
इंसाफ की मांग कर रहे हैं, स्कूलों के बाहर बैनर पोस्टर लेकर बैठे हैं। क्या जब उनको अभिभावकों से सवाल किया, जवाब नहीं मिला, शिक्षकों से सवाल किया, जवाब नहीं मिला, उसके बाद ये बच्चे अब खुद बाहर निकले हैं स्कूलों के और अपने लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जरूरतों की मांग कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की मांग। इन छोटे बच्चे जो इनके हाथों में किताब होनी चाहिए और इनके हाथों में बैनर पोस्टर है। जी नमस्कार, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये वो छोटे बच्चे हैं जिनके शरीर के ऊपर स्कूल की वर्दी होनी चाहिए थी, जिनके हाथों में वास्तव में किताबें होनी चाहिए थी, या फिर ये बच्चे प्लेग्राउंड पे दिखाई देने चाहिए थे। आज ये मजबूर हो गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बच्चा पहले अपने घर में माँ बाप से जाके शिकायत करता था। जब उसको पता चलता है कि माँ बाप कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, वो देख रहा है कि मेरे देश के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, मेरे देश में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो वो करे तो क्या करे। तो आज उन बच्चों की मजबूरी है, उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा और उन्होंने देखा कि विरोध करने से कुछ होता है। हमारे माँ बाप तो आज भी गुलाम है, उधर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा, आज इस शासन व्यवस्था ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। और ये बच्चे, खासकर जिसको हम जेन अल्फा कह रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो 2010 के बाद की पैदाइश है। और इन बच्चों ने आज एआई का जमाना देखा है, इन्होंने स्मार्टफोन देखे हैं, ये उनसे बात करते करते इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने कोविड देखा था, जब कोविड में ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, तो ये व्यवस्था को समझ रहे हैं और ये व्यवस्था से सवाल करना जानते हैं और कर भी पा रहे हैं जी। इनकी मजबूरी भी है। अभी पीछे आप जो उदाहरण बता रहे थे आजमगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और फिर और भी जगहों पे, मैं इसका ये कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम को लागू करे पूरे भारतवर्ष के अंदर। ये स्कूल गोइंग बच्चे हैं, इन्होंने मांगा क्या है? सिर्फ मांगा तो यही है कि हमारे हाथ में किताबें दे दो, वर्दी दे दो, हमें खेल कूद का मैदान दे दो ताकि हम ठीक से पढ़ाई कर सकें। और जैन जी था, वो रोजगार मांग रहा था। मांगा तो कुछ भी नहीं है बच्चों ने, मूलभूत सुविधाएं है ना, ये तो राइट टू एजुकेशन में आता है, वही तो मांग रहे हैं बच्चे। तो आप दे पाने नाकाम क्यों रहे हो? आपके स्कूलों के अंदर, भारत देश के अंदर शिक्षकों की कमी है। अरे भाई, हमने एक देश ऐसा भी देखा था जहां से सिर्फ एक बच्ची स्कूल जाती थी और उसका स्कूल वहां से 30 किलोमीटर दूर था, ट्रेन से सफर करती थी, वहां पे और कोई सवारी नहीं जाती थी, लेकिन उस देश ने उस ट्रेन को चालू रखा जब तक उस बच्ची की 12th क्लास की परीक्षाएं पास नहीं हो गई। सिर्फ एक बच्ची के लिए वो ट्रेन आती थी। और हमारे देश के अंदर क्या है? ना तो किताबें मिल रही हैं, ना स्कूल से यूनिफॉर्म मिल रही है। अब हमारे बच्चे चलो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या बहुत निम्न स्तर के पेरेंट्स हैं, जिनकी सैलरी इतनी नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें, फिर भी वो मजबूर होते हैं कि छोटे छोटे कुकुर मुत्तों की तरह खुले हुए स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सुविधाओं की कमी है सरकारी स्कूलों के अंदर। और वास्तव में हम भी देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में पीने के पानी कमी है, शौचालय नहीं है, स्कूल में कितने गंदे रहते हैं। हाँ, यही मांग है कौशिक जी, यही मांग ये बच्चे कर रहे हैं। हमने अभी पिछले कई ऐसी डिबेटें की हैं जिनमें बच्चे कह रहे हैं कि छात्राएं कह रही हैं स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, सफाई के लिए हम जब कहते हैं तो शिक्षक कहते हैं आप खुद साफ कर लीजिए। हाँ, यही तो सब डिमांड है। बच्चे अब खुद मजबूर हो गए हैं, बच्चों के हाथ में किताब कॉपी होनी चाहिए थी और बच्चे सड़क पे बैठे। तो शासन को सोचना नहीं चाहिए, प्रशासन को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं पेरेंट्स एसोसिएशन के नाते सरकार से आपके चैनल के माध्यम से डिमांड कर रहा हूं कि वन एजुकेशन एक पॉलिसी बनाए, वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की। सरकार कोशिश कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, सरकार कोशिश कर रही है वन रैंक वन पेंशन के लिए। तो इसकी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? स्टेट के हाथों में क्यों छोड़ा हुआ है सब कुछ? पहले एक पॉलिसी बनाए, उसको इंप्लीमेंट करे ठीक तरीके से, ऐसी कमेटी बनाए जो ठीक से इस चीजों को मॉनिटर कर सके, कहीं भी किसी भी तरह की कोई खामी रह ना जाए। ठीक है हितेश जी, आपकी बात आ गई। कपीस जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद हम अमित यादव छात्र हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे, मोनिका जी के पास जाएंगे। कपीस श्रीवास्तव जी, ये इन बच्चों को आपने देखा किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। एक आंकड़ा है कि 12वीं के बाद बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो स्कूल छोड़ रहे हैं। 2018-19 के बाद देश में लगभग 84,000 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद हुए हैं। ये आंकड़े हैं कपीस जी। और आज जो है जैन जी के बाद आज हमारा
जो जेन अल्फा है ये आंदोलन के लिए मजबूर हो रहा है, आखिर क्या वो परिस्थितियां हैं जो ये छोटे छोटे बच्चे अब आंदोलन करने को मजबूर हैं? इनको बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिली हैं? आजादी के 80वें वर्ष को अभी अपने जश्न मनाया है और इतने वर्षों के बाद भी अगर ये बच्चे अब निकलकर आंदोलन कर रहे हैं कि उनको टॉयलेट चाहिए, पीने का पानी चाहिए, बैठने के लिए बेंच चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए, शिक्षक चाहिए, तो किसकी खामियां हैं ये बहुत स्पष्ट सी बात है। जो सरकार है उसकी अपनी नीतियों की मंशाएं होती हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति की जो मंशा है वो बच्चों के हाथ से, जो लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या जो सफेद कार्ड धारक जो गार्जियन से उनके जो बच्चे हैं, उनको वो ये चाहते हैं कि वो धर्म के काम में लगे, पठन पाठन से उनका कोई वास्तव सरोकार ना रहे। और मैं इसको बकायदा आंकड़ों के साथ आपको कह देता हूँ। अभी आपने देखा कि पिछले 5 वर्षों में पूरे देश के अंदर जो सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल थे, ये 1,02,000 स्कूल्स बंद कर दिए। पहली चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 से ज्यादा आंकड़े हैं और 16,000 तो अभी 6 महीने पहले बंद कर दिए। नया सिस्टम लगा के कि इसमें बच्चे कम हैं तो उसमें ये हैं, दूरी नहीं देखी जा रही है, तमाम चीजें। तीसरी चीज मैं आपको कह दूं कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं विशेष करके आपको बात कह रहा हूं कि हमारी आबकारी टैक्स बढ़ी है। जहां 28,000 करोड़ सरकारें पाया करती थी, अब योगी सरकार उससे 67,000 करोड़ रुपए जो है वो मादक द्रव्य यानी कि शराब बेच करके पा रही। और ये जो शराब के मॉडल वाइन शॉप और कंपोजिट वाइन शॉप खोले जा रहे हैं, और वहीं शिक्षा के कंपोजिट विद्यालय और जो है मॉडल विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो ये सरकार की नीति को बता रहा है। तीसरी चीज, आरएसएस ने 100 साल तक इस देश के अंदर काम किया और वो काम इस तरीके से किया है कि जन जन तक नाखून लगवाना, गणेश जी को दीप पिलवाना, सिलबट्टा खटवाना और अपने शिशु मंदिर जैसे तमाम स्कूलों को खोलना और उसके बाद प्राइवेट लोगों से चंदा लेना, उनके स्कूल को बढ़ावा देना, सरकारी स्कूलों को समाप्त कर देना और बच्चों को जो सक्षम है, जिनके माँ बाप उनको ऊपर पढ़ा लेने के लिए, उनको ढकेल देना उस विद्यालय में। और जब आप आधारभूत एजुकेशन टू राइट है, भाई हम समाजवादी पार्टी ने तो शुरू से कहा था कि दवा इलाज सस्ता हो, पढ़ाई मुफ्ती होगी। लेकिन कभी से अब इन बच्चों को बुनियादी सुविधाएं सरकारें आपकी रही हो या आप कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हालात नहीं बदले। अब आप उसके लिए जिम्मेदार आरएसएस को, और ये इधर उधर की बात करने से क्या फायदा है? एक कहावत है कि काफिला क्यों लूटा, इस पर बात करिए ना। तो मनोज भाई, वही तो काफिला की बात आपको बता रहे हैं। हाँ, योगी सरकार से पहले क्या 1,02,000 विद्यालय पूरे देश के अंदर खुले थे या बंद हो गए, या बिना खुले बंद हो गए? मैं पूछ रहा हूँ, जब आपके शासनकाल में बंद हो रहे हैं, हमारे शासनकाल में खोले जा रहे हैं, फिर भी आप प्रश्न उठाएंगे? और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूँ, आज जो जीडीपी है उत्तर प्रदेश की, वो पहले से कहीं ज्यादा अधिक है। बावजूद उसके 2.6% ही आप शिक्षा पे क्यों खर्चा कर रहे हैं? जहां ये आवश्यक है, यहाँ पे ये बाकायदा इस प्रूफ है कि अगर आपको वाकई जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, जूनियर हो, माध्यमिक हो या हायर हो, अगर उनको आपको चलाना है तो कम से कम 6% जीडीपी का आपको खर्च करना पड़ेगा। ये ठीक कह रहे हैं आप, जीडीपी का। आप पूरी बात आने दें, लेकिन आप जो है वो वहां पे तो आप जीडीपी नहीं बढ़ा रहे हैं, विद्यालय बंद करने पे तुले हुए हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं वो न पढ़ पाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि 73% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और 65% से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको लेबर क्लास में ले जाके ठोक दिया जाता है। और अब तो और भी अच्छी बात आपने देखा होगा कि कांवड़ जिन रास्तों से गुजर रहा है वहां पे स्कूल्स बंद कर दिए गए, वहां भरे पानी भरा हो ना भरा हो। भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे तमाम अपने जानने वाले लोग प्राथमिक शिक्षक हैं और बाकायदा उस शिक्षकों में जो है वो प्रधानाचार्य भी, वो उनका अपना ये तर्क है, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ कि उनका ये अपना कहना है कि हम लोग हर महीने चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ पे इस चीज का भाव है, यहाँ पे इस चीज का भाव है,
लेकिन उनकी बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं सुनता, जिलाधिकारी भी नहीं सुनता है, ऊपर के मंत्री भी नहीं सुनते हैं। और उसके बाद जब कोई घटना हो जाएगी तो शिक्षक को ऊपर उड़ा दिया जाएगा, उनकी नौकरी ले ली। कांवड़ और आरएसएस को दोष देकर हम इससे नहीं बचेंगे कि आपने क्या स्थितियां कितनी सुधारी थी और मौजूदा सरकार ने कितनी सुधारी हैं। हम फिर से आपके पास आएंगे। अमित यादव एक छात्र आपको तर्क दिया है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तर्क हो सकता है, तर्क हो सकता है, लेकिन किसी को ढाल बनाकर बचा नहीं जा सकता। कोई भी सरकार हो, जवाबदेही। अगर हम मौजूदा सरकार की बात करेंगे तो पिछले सरकार की भी बात करेंगे। हम काम नहीं किए होते, क्योंकि उत्तरोत्तर विकास होता है, विकास उत्तरोत्तर होता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन विकास उत्तरोत्तर होता है। पहले की सरकारों की जिम्मेदारी वो अपना निर्वहन करें, अभी की सरकार की अपनी जिम्मेदारी है वो उसको निर्वहन करना चाहिए। अमित यादव, छात्र हैं आप, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप छात्र हैं, और मुझे लगता है कि जैन जी आप भी हैं, और ऐसे में अभी जैन जी का आंदोलन देश ने देखा, आप जैन अल्फा आंदोलन कर रहे हैं। तमाम स्कूलों की दुर्दशा जो है, अब स्कूलों में अगर पानी भरा है तो छात्र किससे सवाल करेंगे? स्कूलों में उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, शिक्षक नहीं है, तो उनके सवाल ये जायज नहीं है क्या? अमित, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। हमारे पूर्वजों ने जिस शिक्षा की लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश में, जैसा अभी हमारे साथी बता रहे थे, कि 20,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है, चाहे आजमगढ़ हो, कन्नौज हो, लखनऊ हो, या देश का कोई भी कोना हो। तमाम कोनों में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी भर जा रहा है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं लाइब्रेरी नहीं है, कहीं किसी छात्र की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। और इस पे सवाल छात्र ना करें तो इस पे केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार इस पे चर्चा नहीं कर रही है। वो लोग बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की, लेकिन इस देश का नौजवान 1 नेशन 1 एजुकेशन मांग रहा है। आप एक राष्ट्र एक शिक्षा की बात कीजिए। एक मुख्यमंत्री का लड़का, एक प्रधानमंत्री का लड़का, एक कलेक्टर का लड़का जिस स्कूल में पढ़े उसी स्कूल में एक गरीब किसान, मजदूर और वंचित तबके हाशिए पर खड़े जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे भी पढ़े। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में बहुत सारी अति पिछड़ी जनजातियां हैं। आपने बैगा कम्युनिटी का नाम नहीं सुना होगा, आपने कोल कम्युनिटी का नाम। इनके जो बच्चे हैं वो स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकारें हो, जो राइट टू एजुकेशन जो उनका हक अधिकार है, उनके हक अधिकार से सरकार उनको वंचित कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है पवन रावत जी, उनको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। अरे जब क्लास के अंदर शिक्षक नहीं आएगा, जब क्लास में स्कूल में जो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, सरकारी स्कूलों में पानी भर जा रहा है, वहां पे न पानी पीने की व्यवस्था है, न समय से शिक्षक आ रहा है, तो फिर आप किस बात की उनको सैलरी दे रहे हैं? सवाल, अगर छात्र आपसे सवाल कर रहा है तो उसका आप लोग तो सरकार में हैं और जनता ने, इस देश का किसान मजदूर अमित, ने आप ठीक कह रहे हैं, पानी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, पानी भरना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी भर सकता है, ज्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं भी बहुत बेहतर व्यवस्था, वो भी व्यवस्था खराब हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके लिए अगर महीनों पानी भरा रहेगा, ऐसी व्यवस्था अगर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चों के पेपर आएंगे 2 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद, अभी पेपर है, उनकी कक्षाएं प्रभावित होंगी, वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे, तो वो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे वो भविष्य संवारेंगे? अमित, हम आपके पास आएंगे, मोनिका जी के पास नहीं आ रहे हैं। हितेश जी, मोनिका जी बहुत देर से इंतजार कर रही है और सबको उन्होंने सुना है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, मुझे लग रहा है काफी वक्त हो चुका है। मोनिका जी, अमित यादव जो छात्र हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कुछ बातें कही हैं, इसके अलावा सभी पैनलिस्ट को आपने सुना है। आज जो 10, 12, 13 साल का बच्चा हमारा है वो भी आंदोलन के लिए मजबूर हो रहा है और हो सकता है इंस्पायर हो या उसकी आक्रोश हो क्योंकि उसको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रहे। आखिर ये स्थिति क्यों आन पड़ी है? शायद इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी मोनिका जी कि ये बच्चे भी आंदोलन कर सकते हैं अपने हक के लिए।
जी मनोज, काफी दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत गहरा विचार विमर्श आपस में बैठकर करने का रिक्वायरमेंट है। लेकिन थोड़ा सा ये चीज भी कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने तरीका अपनाया, अहिंसक तरीका, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि हमने जो जेनजी के आंदोलन में देखा था, वहां पे बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई, गाली गलौज हुई, वो नहीं हुआ। तो इस चीज के लिए मैं इन बच्चों की प्रशंसा करना चाहूंगी कि इतने अच्छे तरीके से वो अपनी बातों को, मांगों को रख रहे हैं और उनकी बातें बिल्कुल जेन्युइन हैं। क्योंकि शिक्षा एक मतलब बुनियादी सुरक्षा की तरीके से हमारे जीवन को आगे विकास में लेकर के आती है। कि अगर साफ टॉयलेट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे कैसे, वो स्कूल जा क्यों रहे हैं। और कई बार शिक्षकों की नियुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि कई बार हमने ऐसे शिक्षक देखे हैं कि उनकी नियुक्ति तो कर ली है, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता है। आज के समय की एक ये समस्या हो गई है कि बच्चे स्कूल के शिक्षकों के सारे हैं ही नहीं, सब ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं। तो सरकारों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है वो पढ़ाने लायक हो, वो बच्चों को शिक्षा दे सके। और वो केवल डिग्री के आधार पर नहीं होता है, शिक्षा अपने आप में देना एक एप्टीट्यूड है। तो उस चीज पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि ये ध्यान दें। बस एक ही बात का मनोज मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज एक ट्रेंड बन जाए। क्योंकि आजकल क्या है कि ये बच्चे बहुत छोटे और समझ नहीं होती है कि ट्रेंड बना लिया कि आगे चल के अपनी नॉन जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिमांड्स के लिए भी वो ऐसे आंदोलन करना शुरू कर दें। क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को मैं बिल्कुल ही एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी, इतनी अच्छी कॉग्निटिव, इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो सभी प्रकार के डिसीजन आसानी से ले सके। उनको पेरेंट्स के और मेंटर्स के गाइडेंस का जरूरत होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि बच्चों के साथ जुड़ के, समझ के और उनको सही डायरेक्शन में लेके आना चाहिए कि उनकी शिक्षा ना पिछड़ जाए इस चक्कर में। कि उनकी शिक्षा पिछड़ जा रही है और राजनीतिक पार्टियां जो है अपना फायदा लेने लगेंगी बच्चों का नाम लेकर के। क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी उनकी शिक्षा है कि वो शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे और ये सारी चीजों से वो थोड़ा सा दूर रहे और सरकार ध्यान दे करके उन बुनियादी शिक्षाओं को वापस से ठीक करे जल्दी से जल्दी। ठीक है मोनिका जी जुड़ी रही है। पवन रावत जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं, बाकी उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाएंगे। पवन रावत जी, हमने आंकड़े दिए 2018 और 19 के दौरान देश में बड़ी संख्या में सहायता प्राप्त और सरकारी स्कूल जो है वो बंद हुए हैं। इसी दौरान लगभग देश में 1.5 करोड़ बच्चे इन्हीं विद्यालयों से, सरकारी विद्यालयों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, यानी यहाँ उनका वो इन स्कूलों में नहीं गए। आंकड़ा गिरा है। आखिर जब स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, आधुनिक व्यवस्थाएं इन विद्यालयों में हैं, तो फिर बच्चे वहां क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई है लोगों में कि नहीं, वो पढ़ाना नहीं चाह रहे, नहीं हम महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे, या ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये मूल कारण है इसके पीछे? पवन रावत जी। देखिए मनोज जी, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ कारण के लिए नहीं हैं, हम लोग यहाँ समाधान के लिए हैं। समाधान के और लिए मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ये आज अगर आंदोलन करने के लिए आए हैं, जैसे भी मैं सोशल एक्टिविस्ट मिसेस शर्मा की बात सुन रहा था, बच्चे अमित जी क्या कह रहे थे, उत्तर जी क्या कह रहे थे, उनको वो लोग वही बात कहेंगे जो उन्हें पीछे से बताया गया। लेकिन मेरा विषय जो आपकी चर्चा के शुरू में था वही मेरा विषय आज भी है। आप सबसे पहला विषय समझिए, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और रही हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो या आगे भी वो चीजें खत्म होनी चाहिए या होंगी। लेकिन विषय ये है कि जो बातें बच्चे कर रहे हैं, अगर वो बातें उनके अभिभावक करें या और जो समझदार लोग हैं वो लोग करें तो कहीं तक समझ में आती है। उत्कर्ष जी एक बात कह रहे थे कि 15-16 साल का बच्चा समझदार होता है। उत्कर्ष जी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक आपको कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आप विवाह नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी चीज के राइटर ऑथराइजेशन नहीं हो सकते हैं। कि अगर आप मानिए किसी भी स्थान पर जाएंगे तो आपको एक गार्जियन की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि अगर आप बैंक में अपना खाता भी खुलवाने के लिए जाएंगे तो आपको एक गार्जियन की आवश्यकता होगी। जब आप इतना बड़ा आंदोलन लेकर के जा रहे हैं तो वहां पर उनके माता पिता साथ क्यों नहीं है? जाएं भाई, हम तो चाहते हैं बच्चों के साथ में माता पिता अवश्य हो, ताकि कल को जो गलत लोग हैं, जो समाज से आप जानते हैं कि बच्चे कहीं भी जो है भ्रमित हो सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, तो वो चीजें आगे नहीं जाए। मनोज जी, वो विषय वहां पे जाने का मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं है, नहीं है। सही कह रहे हैं। गार्जियन भी आए थे, ऐसा नहीं कि गार्जियन नहीं है। उनके गांव के स्थानीय मूल निवासी आए थे, उनके गांव के अन्य जो व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, वो लोग भी आए थे।
आंदोलन में। ऐसा नहीं है और कि रावत छात्र अकेले आए थे। नहीं ठीक कह रहे हो। उत्कर्ष आएंगे, उत्कर्ष आ रहे हैं आपके पास, उत्कर्ष आपके पास आ रहे हैं। रावत साहब नहीं उत्कर्ष आपके पास आ रहे हैं। आप आंदोलनकारी पीढ़ी क्यों बना रहे हैं? मत बनाओ उन्हें ना, उन्हें ऐसी शिक्षा व्यवस्था दो जहां उनकी आवाज सड़क पर पहुंचने से पहले सुन ली जाए। बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं, यही मेरा सवाल था कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, इन्हें तो सुनने की यहाँ जरूरत है। पर हितेश जी, यहाँ डरने और डराने जैसा विषय नहीं है। मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ आप उस विषय को समझिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सर हम भी तो पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी। गिरीश शुक्ला जी को ले लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप कहते हैं ऊंचा देखिए और ऊंचा सोचिए। आकाश देखने से जमीन का ज्ञान आपको भूल गया है, क्योंकि आपने सदैव आकाश देखा है, जमीन नहीं देखी है। भारत की दशा आपके राज्य में ऊंचाई खराब हो चुकी है, बर्बाद है हिंदुस्तान। मैं आपके जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, मुख्यमंत्री शर्मा जी, मुख्यमंत्री योगी साहब से आप तलब करिए और स्कूलों में बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको हल करिए, स्कूल की बाउंड्रियां मजबूत करिए, गेट को ऊंचा करिए और बाहर से आने वाले पानी को जो नालियां अंदर से आई हुई हैं उनमें बाहर फिट करवाइए। अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये पानी भरता हुआ बता रहा है देश की तकदीर को आपने पानी में डुबा दिया है। आपने देश को बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए। तो आक्रोशित जो है दर्शक भी हैं, वो कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो जिस तरीके से आवाज अब ये बच्चे उठा रहे हैं, तो दर्शक भी कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन बच्चों को सवाल क्यों करना पड़ रहा है। मनोज यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंप्लीट करिए। मनोज यादव जी। मैं ये कहना मनोज जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो बातें जो अभी निकल के आई है, एक अल्फा जैन जी और एक जो जंतर मंतर पे सीजीपी द्वारा कार्यक्रम जो धरना प्रदर्शन हुआ था। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कहा गया है कि ये हिंसक प्रदर्शन था, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले दिन से और लगभग 23 दिन 24 दिन तक जिस दिन संसद का घेराव किया गया, उससे पहले ये प्रदर्शन बिल्कुल शांति पूर्वक चला था। वहां पे कोई किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी तरह से वो नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ने बच्चों को वहां पे बहुत परेशान किया, बारिश में उनको टेंट नहीं लगाने दिया, उनको बारिश के अंदर उनको प्रदर्शन करना पड़ा। और जब वो शांतिपूर्वक तरीके से संसद का घेराव करने जा रहे थे, जब सबसे पहले आंसू गैस के गोले किसने चलाए, इसका जवाब सरकार दे। फ्लैटनेट गन किसने चलाई? नहीं वो सवाल उस पर काफी चर्चा मनोज जी कर चुके हैं। मनोज जी उस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। उसमें काफी बच्चे भी थे और उन बच्चों ने ही कहा कि तमाम अराजक तत्व भी थे, गाड़ियां तोड़ी गई, गालियां दी गई, तो तमाम उस विषय पर हम जाएंगे तो इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज खत्म हो जाएगी। बात को कहना चाहता हूँ सर, जो शुरू पहले दिन से प्रदर्शन हुआ, क्या पहले दिन से वहां पे गालियां? हाँ नहीं ठीक है, उसको सरकार ने देर से आवाज सुनी लाठीचार्ज हुआ पहले ही से। अगर सबकी आवाज अगर पहले ही सुन ली जाती तो शायद ये स्थिति ना आती। पहले ही अगर सवाल उनके जो सवाल किए जा रहे थे उसके जवाब मिल जाते तो ये स्थिति नहीं आती। नहीं मनोज जी बात आ गई आपकी। हितेश कौशिक जी, झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, हितेश जी झारखंड में जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे बच्चे, आखिर सरकारों को उनके आगे जैन जी हो या जैन अल्फा हो या अन्य अभ्यर्थी हो, उनके आगे सरकारों को झुकना पड़ा। सरकारों को भी पता है कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इनके जो सवाल है इनका जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो उनको नुकसान तो होगा ही होगा। और ये देश के भविष्य हैं, इनका भविष्य खराब हुआ तो निश्चित रूप से देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल फ्यूचर ऑफ इंडिया है, देश का निर्माता है। और इन बच्चों, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज का समय देखा है, गैजेट का जमाना देखा है, एआई का जमाना देखा है। इनसे पार पाना इनके माँ बाप के बस का नहीं है, ये माँ बाप से जिद कर लेते हैं। तो सरकार क्या चीज है? हाँ जरूर, अभी जो जैन अल्फा है इसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन भूख लगती है, रोटी तो उसको भी खानी है। हाँ बिल्कुल, जब रोटी खानी है तो ये खुद बताएगा ना। स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके खाली बैठा रहता है, बच्चे मतलब क्लास में टीचर नहीं आ रहे हैं, तो इसकी कंप्लेंट कौन करेगा? वो बच्चा ही तो करेगा। स्कूल में सुविधाएं नहीं है, वॉशरूम नहीं है, लड़कियां स्कूल नहीं जाती, इस चक्कर में उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो ये सरकार जिम्मेदार है या नहीं? और ये कह रहे हैं कि उनके माँ बाप को प्रदर्शन करना चाहिए। अरे हम पेरेंट्स एसोसिएशन से बैठे हुए हैं, हम भी तो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आप पहले यही होता था। सीधा सवाल है, क्या स्कूल में पूरे टीचर हैं? हाँ बिल्कुल हितेश जी, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ पूरी सुविधाएं आप दे रहे हैं। ठीक है हितेश जी, मेरा सवाल यही है
कि आखिर इन बच्चों को जो इनकी मांग है इनको क्या पूरी की गई है। शिक्षक आप जब नहीं शिक्षा को सुनेंगे, राजनीति में शिक्षक जोड़ने का जब नहीं प्रयास कर रहे सुनेंगे, हैं पवन राव जी। गार्जियंस हल नहीं बिल्कुल ठीक निकालेंगे, बात है। शिक्षक नहीं निकालेंगे, तब ये बच्चे किससे ये कहेंगे। बहुत- कबीर ये बहुत कबीर जी मेरा सवाल आपसे है, राजनीति का ये विषय नहीं है, ये बच्चे जो हैं आपके भी बच्चे हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनके जो विषय हैं, इनके जो विषय हैं, नहीं हितेश जी आपकी बात आगे, कबीर जी इनके जो विषय हैं पवन जी को और कबीर जी आप सबको और सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर ये जो जेन अल्फा हो, जेन जी हो, इनके सवालों के जवाब, आखिर ये बच्चे 80 साल आज़ादी के 80 साल के बाद अगर बुनियादी सुविधाओं के लिए आक्रोशित अगर हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे आप और सबके लिए ये सोचने की बात है कि खामियां कहां रह गई और अब जो है खुले मन से, बिना राजनीति से प्रेरित होकर इन बच्चों के समस्याओं को, इन बच्चों के सवालों का जवाब सत्ता को देना पड़ेगा, विपक्ष को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उन्हीं की राजनीति करते हैं। मनोज भाई, सबसे पहली चीज तो हम ये आपको कह दें कि शिक्षा की नीतियां राजनीति पर ही निर्भर करती हैं। बच्चे नहीं बनाते हैं, ना उनके गार्जियंस बनाते हैं, ना एक्टिविस्ट बनाते हैं, सरकारें बनाती हैं और विपक्ष भी बनाता है साथ। तो मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये राजनीति का मुद्दा तो बिल्कुल है, शिक्षा नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं राजनीति का मुद्दा है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ये कह रहा हूँ। सुन तो ले मनोज भाई, सुन तो ले, आपने प्रश्न कर दिया, ठीक है, उत्तर पूरा दे दूं, कंप्लीट करिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि शिक्षा की पे आधारित जो हमारी नीतियां होती है वो राजनीति का हिस्सा होती है और सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए जी। अगर सरकार की नीतियां शिक्षा पे ना होकर के मदिरालय पे होंगी तो हमें उठाना पड़ेगा। आप कहते रहो कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो क्या हम राजनीतिक दल हैं तो सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करें। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, संविधान की दोहाई दे रहे थे साहब, हमें बताओ कि संविधान के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो संवैधानिक टूल है अहिंसा पूर्वक आंदोलन करना, वो जेनजीज नहीं कर सकते या अल्फा नहीं कर सकते। कहाँ लिखा हुआ भाई? एविडेंस भी देख सकते हैं, अगर वो बताने में सक्षम है तो कोई क्रिमिनल एविडेंस के अंदर भी उनकी गवाही उतनी ही मान्य होगी जितनी हमारी और आपकी होगी। मैं तो बीने एडवोकेट की बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक चीज और भी कह दूं, ये किसी गफलत में मत रहिए कि ये जेन अल्फा का आंदोलन, उसके पीछे शिक्षकों का भी हाथ है, उसके पीछे हमारे गार्जियंस भी हैं, क्योंकि सब उनके आगे हाथ खड़ा करती हैं। बच्चे पूछते हैं कि हम कैसे पढ़ें, गार्जियन के पास आते हैं, गार्जियन जो है जाकर के कंप्लेंट प्रिंसिपल से करते हैं, प्रिंसिपल और टीचर्स जो है ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो क्या करें। और टीचर्स भी और गार्जियंस भी इन जेन अल्फा के आंदोलन में, वो बच्चे आगे थे, वो पीछे खड़े थे, वो अपने बच्चों को देख रहे थे। तो आप घबराइए मत, केवल आगे इसलिए किया था कि जेन अल्फा को आप लाठियों से नहीं मारोगे 2 इंच की कील लगा के, आप उनपे जो है टीयर गैस एक्सपायरी डेट की नहीं मारोगे। लेकिन अभी कपिल श्रीवास्तव चले जाए, अभी हमारे गार्जियन संघ के जो बैठे हुए अध्यक्ष वो चली जाए, शर्मा जी चली जाए, अभी लाठी खा जाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है, जब शिक्षकों ने अपने लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, आप अगर सकारात्मक रूप से भर्ती कर लिए होते और जेन्युइन शिक्षकों को भर्ती कर लिए होते तो 69,000 शिक्षकों के पद भरते, तो क्या आज ये स्थिति होती? नहीं होती। तो आपने जहां आरक्षण 27% वो और देना था, और वो तो आपने मात्र 4% दिया, और वो सब फंस गया जाके न्यायालय में। तो ये सरकार की नीतियों पर है, इसको जोड़िए उससे। मैं सुसंगत तथ्य आपको कह रहा हूँ। निश्चित रूप से देखिए कपिल जी, निश्चित रूप से आपके सवाल भी अन्यथा नहीं है, आपके सवाल भी अन्यथा नहीं है, आपके सवाल भी अन्यथा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये, मेरा मानना यह है कि पक्ष हो विपक्ष हो, ये जो बच्चे हैं या जैन जी हैं, वो रोजगार का मुद्दा उठाएं, शिक्षा का मुद्दा उठाएं या अपनी व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाएं, इनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। पक्ष को भी लेना पड़ेगा, विपक्ष को भी लेना पड़ेगा। विपक्ष को कम से कम सत्ता से वो बाहर है तो उनकी आवाज बनना पड़ेगा, ताकि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकें। हालांकि सरकारें चाहे झारखंड की हो, दिल्ली की सरकार हो, मांगे पूरी भी करती हैं, लेकिन ये स्थिति आए इससे पहले बुनियादी सुविधाओं की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये परिपाटी न बन जाए। जैसा कि अभी मोनिका जी कह रही थी कि ये बच्चे अभी अबोध हैं, इनको यही ना लगने लग जाए कि सब कुछ सिर्फ आंदोलन से ही मिलता है, व्यवस्था ऐसे कुछ नहीं देती है, ये आदत न बन जाए। ये इसके लिए सरकारों को भी सोचना चाहिए, व्यवस्था को भी सोचना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।
और इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।